explanation of H spectrum. Explanation of H spectrum given by Bohr. Given by Bohr's theory. वो स्पेक्ट्रम को कैसे वो एक्सप्लेन करता है कि हम लोग को ये अच्छी तरह पता है कि ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल या थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, इस तरीके से अलग अलग शेल। अगर यहाँ एनर्जी E1 फिक्स्ड है, यहाँ पर एनर्जी E2 फिक्स्ड है, E3 फिक्स्ड है, E4 फिक्स्ड है, तो वी ऑल नो दैट एज द रेडियस इंक्रीजेस द एनर्जी एसोसिएटेड विद द ऑर्बिट आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम लोग रेडियस बढ़ते चले जाएगा या न्यूक्लियस से दूर चलते चले जाएंगे तो एनर्जी का वैल्यू बढ़ते चला जाता है। और वो डिफरेंस भी हम लिखा है E2 माइनस E1 इज ग्रेटर देन E3 माइनस E2 ग्रेटर देन E4 माइनस E3। ये चीज क्लियर था आपको? देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि हाइड्रोजन गैस में हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी प्रोवाइड किए कैसे? बाय आइदर हीटिंग इट और बाय पुटिंग इलेक्ट्रिक स्पार्क इन इट। हम लोग किसी तरीके से एनर्जी प्रोवाइड किए। तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में था एक, वो एनर्जी गेन करके इट जंप्स टू द हायर ऑर्बिट। जैसे जैसे हम लोग का रेडियस बढ़ेगा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा न्यूक्लियस से, वैसे वैसे एनर्जी एसोसिएटेड विद द ऑर्बिट भी बढ़ता है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन किया बेसिकली जब हम लोग हीट दिए या इलेक्ट्रिक स्पार्क दिए, तो वो जो इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन एटम के अंदर, वो एनर्जी गेन करके वो कहां चला गया? हायर ऑर्बिट पे। क्योंकि हायर ऑर्बिट पे एनर्जी ज्यादा है, लोअर ऑर्बिट पे एनर्जी कम है। वो क्या करता है कि यहां से शिफ्ट कर जाएगा हायर ऑर्बिट पे। समझ में आ रहा? Remember, n is equal to 1 is called ground state. n is equal to 1 is called ground state. n is equal to 2 is called first excited state. First excited state. Similarly, n is equal to 3 is called second excited state. n is equal to 4 will be called थर्ड एक्साइटेड स्टेट। कहने का मतलब n is equal to 1 को छोड़कर बाकी जितने हायर ऑर्बिट है वो सारे के सारे एक्साइटेड स्टेट कहलाते हैं, क्योंकि उनका एनर्जी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू n is equal to 1। तो जैसे ही हम लोग एनर्जी प्रोवाइड किए, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करके चला गया हायर एक्साइटेड स्टेट पे। उसकी एनर्जी वहां पर ज्यादा है। बात समझ में आ रहा? उसके बाद क्या होता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच गया, तो हायर एनर्जी, कोई भी चीज देखो ज्यादा एनर्जी रखना पसंद नहीं करता, क्योंकि एनर्जी अगर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी घटता है हमेशा। जहां एनर्जी घटेगा वहां पर स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो ये हायर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन फिर क्या करता है कि ये यहां से लोअर ऑर्बिट की तरफ जंप मारता है। हो सकता है वो 4 से 3 पे जंप मार दे, हो सकता है वो 4 से 2 पे जंप मार दे, हो सकता है वो 4 से सीधे 1 पे जंप मार दे। इट अगेन कम्स बैक टू द लोअर एनर्जी स्टेट। जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की ओर जंप करा, तो अब क्या करेगा? वो एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि E4 जो था वो ज्यादा था, E2 जो था वो कम था। तो यहां से यहां जंप करेगा तो ये क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। It will release energy in the form of electromagnetic radiation. It will release a photon. या it will release energy in the form of electromagnetic radiation. पहले ये डायग्राम कॉपी करो, इतना लिखो, फिर हम सेंटेंस में लिखा देंगे। तो वो जो एनर्जी रिलीज करता है ना बेटा, वही हमको ब्लूइश लाइट के फॉर्म में मिलता है, और वही ब्लूइश लाइट का हम लोग स्पेक्ट्रम तैयार करते हैं, है ना? जैसे तुम खुद सोचो कि जब हम लोग लोहे को गर्म करते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, होता है ना? तो रेड कलर का लाइट वो एमिट कर रहा है ना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कि जब हम लोग हीट किए तो आयरन के एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ग्राउंड स्टेट से कहां चले गए? हायर एक्साइटेड स्टेट पे चले गए। और जब वो वापस आता है तो वो एनर्जी एमिट करता है, क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट से जब वो लोअर एनर्जी स्टेट पे आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। इट विल रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और वही जो एनर्जी रिलीज किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, हम लोग को लाल कलर का वेवलेंथ के फॉर्म में वो एनर्जी हम लोग को देखने को मिलता है। लोहे को फर्दर हीट करो तो लोहा ब्लू कलर का भी हो जाता है, और उसके बाद फिर मेल्ट करता है। सिंपल हीटिंग इट विल बिकम रेड इन कलर, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग इट बिकम्स ब्लू इन कलर। मतलब जितना ज्यादा एनर्जी दो उतना दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट में, और जब वो वापस आएगा तो अलग अलग कलर का वेवलेंथ दे सकता है। जितना वो एनर्जी ऑब्जॉर्व किया उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एमिट भी करता है, जो हम लोग को कलर्ड लाइट के फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं। बात समझ में आ रहा है? खैर,
That thing is called electronic transition. Note karo, whenever energy is supplied to hydrogen gas, whenever energy is supplied to hydrogen gas, the electron absorbs the energy. Whenever energy is supplied to hydrogen gas, the electron absorbs the energy. Whenever energy is supplied to hydrogen gas, the electrons absorbs the energy and it goes to the higher excited state. It goes to the higher excited state. And after that, when it jumps to the lower excited state, it emits energy in the form of, and whenever it jumps to the lower energy state, it emits energy in the form of electromagnetic radiations. It emits energy in the form of electromagnetic radiation. It emits energy in the form of electromagnetic radiations. This is called electronic transition. And the emitted energy, this is called electronic transition, and the emitted energy gives us a bluish light beam. And the emitted energy gives us a bluish light beam. क्लियर है ये चीज? अब देखो, अगर हम तुमसे बोले कि लेट दिस इज द n इज इक्वल टू n1 नंबर का शेल है और ये जो है n इज इक्वल टू n2 नंबर का शेल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि n2 इज ग्रेटर देन n1. अगर एक इलेक्ट्रॉन को मुझे यहां से यहां पहुंचाना है तो मुझे एनर्जी देना पड़ेगा. कितना एनर्जी देना पड़ेगा? अगर इसका एनर्जी E1 है और इसका एनर्जी अगर E2 है तो मुझे E2 माइनस ऑफ E1 एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा. दोनों शेल का एनर्जी तो प्रोवाइड करना है. इलेक्ट्रॉन कभी भी बीच में लाई नहीं कर सकता. यही तो बोर मॉडल बोला कि इट विल ऑक्यूपाई दैट ऑर्बिट ओनली वेयर द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड. इसी चक्कर में हर शेल का एनर्जी क्या हो गया? फिक्स हो गया. एंड दे आर कॉल्ड एनर्जी शेल्स. ईच शेल हैज अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड. अगर उसमें इलेक्ट्रॉन आया तो उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी उतनी हो जाएगी. यहां रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1 होगी, यहां रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E2 होगी. ऑब्वियसली E2 इज ग्रेटर देन E1. अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां हायर एनर्जी पे भेजना है तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना पड़ेगा. कितना एनर्जी देना पड़ेगा? द डिफरेंस. और वही अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जंप अगर करता है तो वो कितना एनर्जी एमिट करेगा? द सेम E2 माइनस E1. सो अगर एनर्जी प्रोवाइड किया जाए तो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जाएगा, एक पर्टिकुलर लोअर ऑर्बिट से एक पर्टिकुलर हायर ऑर्बिट पे जाएगा, और जब वो वापस आएगा तो उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है? वो रिलीज करता है. किस माध्यम से? किस मीडियम से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के माध्यम से. यस और नो? तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे? इन दोनों का हम लोग एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे. एनर्जी डिफरेंस पहला, अगर हम तुमसे बोले कि E इन द N1, इसको E1 EN1 EN2 मानो, EN2 माइनस EN1. व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द n इज इक्वल टू n1th ऑर्बिट? तो हमें पता है कि एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग निकाले थे माइनस ऑफ 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. तो अगर वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? माइनस ऑफ 13.6 Z²/n1². यस और नो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. हम बिल्कुल जनरल एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं. दिस इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम. सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम.
वही अगर हम तुमसे बोले कि व्हाट विल बी द एनर्जी इन द n इज इक्वल टू n2 ऑर्बिट, सेम माइनस ऑफ 13.6 z स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना एनर्जी होता है? 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। यस और नो? What will be delta E in this particular case? Delta E will be equal to E of N2 minus of E of N1. That means minus of 13.6 Z square upon N2 square minus of again minus will become plus 13.6 Z square upon N1 square. यही एक्सप्रेशन आया ना। अब इसमें हम 13.6 Z square को हम कॉमन ले लेंगे। So delta E will be equal to 13.6 Z square 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये एक अलग फॉर्मूला जिसको आप डायरेक्ट इस्तेमाल करोगे, द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी बिटवीन द एनी टू ऑर्बिट। बट ये ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला लिखने के पहले ऑलवेज N2 शुड बी ग्रेटर देन N1, ऑलवेज N2 शुड बी ग्रेटर देन N1। या तो ये डेल्टा E अमाउंट का एनर्जी वी विल गिव द इलेक्ट्रॉन सच दैट इट विल जंप टू N2, और इफ इट जंप्स फ्रॉम N2 टू N1 इट विल रिलीज द सेम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम लोग इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते भी हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू, या हमें एनर्जी मिलता भी है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू। So delta E is 13.6 Z square 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. Delta E is 13.6 Z square upon Z square into 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square electron volt per atom. ठीक, ये डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, माने एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन को N1 से N2 पे भेजना है या N2 से N1 पे आ रहा है तो कितना एनर्जी का मिलेगा? डेल्टा E अमाउंट। क्लियर है ये चीज? अब इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहे हैं। कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम चेंज कर रहे हैं जूल्स में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हमको जूल्स में चेंज करना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ 13.6 Z स्क्वायर इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में चेंज करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ये जूल्स पर एटम हो गया। और डेल्टा E विल बी डेफिनेटली इक्वल टू hc बाई लैम्डा। जो डेल्टा E जो मेरे को मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू hc बाई लैम्डा। एक फोटोन में एनर्जी जो स्टोर्ड है, बात समझ में आ रहा है? जैसे एक जंप जो है वो हम लोग को क्या देगा? एक जंप एक फोटोन देगा। या तो एक फोटोन हम इलेक्ट्रॉन को दिए, उतना एनर्जी कैच करके हायर पे गया, या वो इलेक्ट्रॉन वहां से वहां अगर लोअर पे जंप किया तो एक फोटोन के फॉर्म में हमको एनर्जी वापस दे देगा। बात समझ में आ रहा है? हम पिछले कैसे बताए थे कि 1 फोटोन इज रिलेटेड विथ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 फोटोन इज रिलेटेड विथ 1 एटम, 1 फोटोन इज कंपेयर्ड विथ 1 मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है? तो अगर N1 से N2 तक एक इलेक्ट्रॉन जंप किया है तो उसको एनर्जी मिला होगा ना। वो एनर्जी कौन दिया? एक फोटोन आकर एनर्जी प्रोवाइड किया और वो जंप कर गया हायर ऑर्बिट में। सेम चीज अगर वो जंप करेगा वही लोअर ऑर्बिट में तो एक फोटोन हम लोग को क्या दे देगा? एनर्जी वापस। सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर एनर्जी इज पैक्ड hc बाई लैम्डा। तब हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए 1 अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल टू 13.6 Z स्क्वायर इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई hc दैट इज 6.625 इंटू 10 की पावर माइनस 34। c का वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर जूल्स। सॉरी क्या यूनिट आएगा? मीटर -1, मीटर -1। Z स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है। सब कांस्टेंट को सॉल्व करोगे एक वैल्यू आएगा एंड दैट वैल्यू विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू। 1 अपॉन लैम्डा इज कॉल्ड वेव नंबर। 1 upon lambda is called wave number that will be equal to a constant and that constant is called Rydberg constant RD Z square 1 upon N1 square 1 upon N2 square। RD is called Rydberg constant और इस constant का वैल्यू होता है 109178
109,678 कि 178? टेन टू द पावर 7 मीटर माइनस 1. Rydberg constant 10 to the power या 109,678 सही आया था मेरे मुंह में पहले. 109,678 सेंटीमीटर माइनस 1. 109,678 सेंटीमीटर माइनस 1. या इट इज नियरली 10 to the power 7 meter minus 1. 10 to the power 7 meter minus 1. So this formula can be directly used. ये जो लैम्डा मिलेगा वेवलेंथ मिलेगा, उस वेवलेंथ उस रेडिएशन का वेवलेंथ मिलेगा जो रेडिएशन हम इलेक्ट्रॉन को देना चाह रहे हैं उसको हायर ऑर्बिट में भेजने के लिए, या उस रेडिएशन का वेवलेंथ मिलेगा जो वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप करेगा और जो हम लोग को वेवलेंथ मिल रहा है. सो दैट इज Rydberg 1/λ is equal to RdZ square 1/n1 minus 1/n1 square minus 1/n2 square. Clear? अब तुम खुद ही सोचो कि जिस इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी प्रोवाइड करके किसी हायर एनर्जी स्टेट पे भेजा है, जब वो इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे, तब वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू. तो क्या हमें उस बीम में हर पॉसिबल वेवलेंथ मिल सकता है? नहीं, कुछ लिमिटेड. जैसे मान लो कि हम n=3 पे इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेज दिए. n=3 पे इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां हम लोग भेज दिए. ठीक, मान लो कि 10 एटम थे, हाइड्रोजन एटम, कंटेनर में 10 हाइड्रोजन के एटम थे. सारे एटम में इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट पे पहुंच चुका है एनर्जी देने के बाद. अब वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, अब वो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे जंप करेगा. उसके जंप करने के कितने पॉसिबल तरीके हो सकते हैं? या तो वो n=3 से 1 तक डायरेक्ट जंप कर जाए. अगर वो डायरेक्ट जंप कर गया तो मेरे को एक पर्टिकुलर वेवलेंथ देगा. अरे देगा कि नहीं देगा? हो सकता है कि n=3 से पहले वो 2 पे जंप करे. 2 पे जंप किया तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ दिया. और तीसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि n=2 पे आया और उसके बाद 2 से फिर 1 पे जंप किया, तो ये मेरे को तीसरा पॉसिबल वेवलेंथ दे सकता है. सोचने वाली ये बात है कि इलेक्ट्रॉन का जंप का तरीका बिल्कुल लिमिटेड है, तो हमको लिमिटेड नंबर ऑफ वेवलेंथ ही तो मिलेंगे. क्या मेरे को रेनबो जैसा पूरा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल सकता है? उसमें तो हर पॉसिबल वेवलेंथ था यार. तो ये जो बीम मिलेगा, ये जो मेरे को एक बीम मिला, इस बीम में कितने वेवलेंथ है? 3. और यार जब इसको हम प्रिज्म से पास करेंगे, स्पेक्ट्रम लेंगे, तो कितना मिलेगा हमको इंप्रेशन? 3. डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम. तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों होता है? इसके पीछे यह कारण होता है कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे जब आता है तो उसके जंप करने के कुछ लिमिटेड तरीके ही होते हैं. इसलिए हम लोग को लिमिटेड वेवलेंथ ही मिलता है. वी नेवर गेट ऑल पॉसिबल वेवलेंथ इन द बीम, देयरफॉर वी गेट ऑलवेज अ डिसकॉन्टिन्यूअस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? ध्यान रखना कि अगर n=1 ग्राउंड स्टेट, ये है हायर ऑर्बिट n=n. अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है, उसके कितने नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल जंप हो सकते, या नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और जंप पॉसिबल फ्रॉम
from n is equal to n to n is equal to 1 is always equal to n into n minus 1 by 2. हम जो 3 से एग्जांपल लिए आपको कितने पॉसिबल जंप निकला? 3. n के बदले 3 बिठा दे. 3 into 3 minus 1, 3 into 2, 6 divided by 2, that is 3. n is equal to 4 से कितने डिफरेंट तरीके का जंप हो सकते हैं? 4 into 3 by 2, 6 डिफरेंट वेवलेंथ, 6 डिफरेंट जंप्स आर ओनली पॉसिबल. तो कहने का मेरा यह मतलब है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे अगर जंप कर रहा है तो वो बिल्कुल पर्टिकुलर तरीका से ही जंप कर सकता. नॉट ऑल पॉसिबल वेज. Therefore we get only fixed wavelength, and those fixed wavelength when passed under prism we get a discontinuous spectrum. सारे पॉसिबल. ऑरेंज और रेड के बीच में कोई मार्क ही नहीं है. ऑरेंज धीरे धीरे घटता है और धीरे धीरे रेड शुरू होता. तो आप बोल सकते हैं ना कि ऑरेंज प्योर और प्योर रेड के बीच में जितनी भी कलर्स पॉसिबल है वो सारे वेवलेंथ वाले कलर्स मौजूद थे बीम में. सो व्हाइट लाइट एमिशन स्पेक्ट्रम वी ऑलवेज गेट अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम व्हेन ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट. क्लियर है? नोट करो. सिंस देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ jumps possible, since there are limited number of jumps possible from a higher energy orbit to lower energy orbit, since there are limited number of jumps possible from a higher energy orbit to lower energy orbit, only limited wavelengths can be present. Only limited wavelengths can be present in the emitted beam. Only limited wavelengths can be present in the emitted beam. Only limited wavelengths can be present in the emitted beam. Therefore we get a discontinuous hydrogen spectrum. 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 तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्कंटिन्यूअस क्यों होता है? ये एक्सप्लेनेशन बोर मॉडल ने दिया कि यार एक इलेक्ट्रॉन का जंप बिल्कुल लिमिटेड तरीका से हो सकता है फ्रॉम अ हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट. Therefore, limited number of wavelengths are present in the emitted beam. Therefore, we get discontinuous spectrum. We never get continuous spectrum. अब लोग कौन सा एक्सपेरिमेंट किए थे? हाइड्रोजन गैस एक्साइटेड, देन इट गेव अस अ ब्लूइश बीम. ब्लूइश बीम. अरे इस ब्लूइश बीम में क्या सारे पॉसिबल वेवलेंथ होंगे? ओनली दोज वेवलेंथ विच आर करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर जंप. समझ में आ रहा है? इसे हम लोग पास कर दिए प्रिज्म से. ये प्रिज्म से जब हम लोग स्पेक्ट्रम देखे, स्पेक्ट्रम कैसा मिला? ध्यान रखना, स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा मिला. बंचेस ऑफ लाइन टुगेदर, अगेन कुछ गैप के बाद फिर बंचेस ऑफ लाइन टुगेदर, फिर ग्रुप बंचेस ऑफ लाइन टुगेदर. इस तरीके का स्पेक्ट्रम मिला. Such kind of spectrum can also be called as band spectrum. कुछ लाइन बिल्कुल एक जगह है, फिर गैप है, फिर कुछ लाइन एक जगह है, फिर गैप है, फिर कुछ लाइन एक जगह है. डिस्कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना. n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3. एनर्जी बढ़ते चले जा रहा. n is equal to 4, n is equal to 5, n is equal to 6, डॉट 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 n is equal to infinite. मतलब एटम के बाहर. तो एटम का बाउंड्री करस्पॉन्ड्स टू विच ऑर्बिट? n is equal to infinity. एटम ऐसा थोड़ी कि प्लास्टिक का बना हुआ है कि प्लास्टिक दिख रहा है हमें.
न्यूक्लियस है, चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो एटम का बाहर कहां मानेंगे? n इक्वल टू इन्फिनाइट पे हम लोग एटम को बाहर मानेंगे, और n इक्वल टू इन्फिनाइट पे एनर्जी कितना होगा? n इक्वल टू इन्फिनाइट पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 0 होगा। n इक्वल टू 1 पे उसका एनर्जी कितना है? मैक्सिमम है -13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाइड्रोजन एटम की बात हो रही, ये हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से हम वैल्यूज भी पिछले क्लास में आपको हम लिखाए थे। वैल्यूज क्या क्या लिखाए थे? सेकंड पे एनर्जी कितना होगा? सेकंड पे एनर्जी कितना होगा? -3.4। थर्ड पे एनर्जी कितना होगा? -1.51 लिखाए थे ना। फोर्थ पे एनर्जी कितना होगा? -0.85, -0.85। फिफ्थ पे एनर्जी -0.54, -0.54 एंड सो ऑन। धीरे धीरे घटते चला जाता है और ये 0 बन जाता है। ठीक है, अब ध्यान दो, आखिर ये लाइंस ग्रुप या बंचेस में क्यों मिला? इसलिए मिला कि इफ ऑल द जंप्स आर डायरेक्टली अप टू n इक्वल टू 1, सारे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से डायरेक्ट जंप मार दिया कहां? n इक्वल टू 1 पे। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन कहीं भी था, वो सीधे जंप मारा n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट पे। समझ में आ रहा है? तो ये जितने वेवलेंथ मिलेंगे वो सारे के सारे एक जगह ही मिलेंगे, एक बंच के फॉर्म में मिलता है। एंड दैट पर्टिकुलर लाइंस ऑल टुगेदर आर कॉल्ड सीरीज। जैसे ये जो पूरा एक साथ जो लाइन है यहां से यहां तक, दे आर टर्म्ड एज सीरीज। जैसा कि देखो, हम तुमको पहले बता दिए, जो प्लेट होता है ना उसके पीछे कैलिब्रेटेड रहता है। जहां मार्क मिला पीछे देखे कितना वेवलेंथ का लाइट था पता चल जाता है अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स फॉर्मूला कि हाँ भाई कितना बेंड करेगा प्रिज्म से। फिजिक्स में आप लोग कैलकुलेट करोगे जब ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो। खैर, ये सारे के सारे एक जगह एक बंच में लाइन मिलता है। और ध्यान रखना, एनी जंप फ्रॉम एनीवेयर डायरेक्टली अप टू 1, दैट विल बी कॉल्ड एज लाइमैन सीरीज। That will be called as Lyman series. So what is the condition for Lyman series? ये फॉर्मूला कॉपी कर लिए आप लोग? कर लिए? Now, what is Lyman series? Lyman series, N1 should be 1 and N2 can be 2, 3, 4, 5 dot to infinite. 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, infinite से 1। ये सारे वेवलेंथ एक जगह होते हैं। बात समझ में आ रहा है? बंच के फॉर्म में स्पेक्ट्रम में मिलता है। एंड ऑल लाइन्स करस्पॉन्ड टू अल्ट्रा वायलेट। ये जितना मान लीजिए लाइमैन सीरीज है, तो ये लाइमैन सीरीज एक जगह है। पीछे देखे पता चला कि उनका सारे का वेवलेंथ जो है वो 3800 से कम है। विजिबल रीजन बताया था ना, 3600 से 7200, 38 to 7600। क्या लिखा है थे? 3600 to 7200। ओके, यू मेक अ करेक्शन, 38 to 76, 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम, 3800 angstrom to 7600 angstrom is visible region. 3800 angstrom to 7600 angstrom visible region. जब V से R तक आते हैं तो वेवलेंथ क्या होता है? बढ़ते चला जाता है, फ्रीक्वेंसी घटता है। ये बताए थे। वॉयलेट से रेड, रेड टू वॉयलेट वेवलेंथ डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। ऑल सच लाइन्स which we got, which were called Lyman series, belongs to ultraviolet. सबका वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रॉम से कम। समझ में आ रहा है? वो एक बंच में मिला स्पेक्ट्रम में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाइमैन सीरीज। अब ध्यान दो,
ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऑल द जंप्स आर करस्पॉन्डिंग टू, इन्फानाइट से आया 2, यहां से भी 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 आया 2। इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो, वो सब के सब जंप मार दिया, मान लो n=2 पे, ये सारे लाइन भी एक जगह बंच में मिलेगा, और इस सीरीज को हम लोग कहते हैं बैल्मर सीरीज। बैल्मर सीरीज। नाउ दिस बैल्मर सीरीज समझ में आ रहा? ये स्पेक्ट्रम जो मिला ना, उसी में हम लोग अलग अलग सीरीज, जो बंच ऑफ लाइन है उसको हम लोग सीरीज बोल देते। सम सीरीज करस्पॉन्ड्स टू अल्ट्रावायलेट, उसका अलग नाम दे दिए। सम सीरीज करस्पॉन्ड्स टू विजिबल रीजन, उसका अलग नाम है। सम सीरीज बिलोंग्स टू इंफ्रारेड, उसका अलग नाम है। तो बैल्मर सीरीज कब मिलता है? जब N1 2 हो। N1 समझ में आ रहा ना, फॉर्मूला वाला N1 2 हो, और N2 का वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 टू इंफिनिट। ध्यान रहे, ऑल लाइन्स करस्पॉन्ड्स टू विजिबल रीजन। ऑल लाइन्स करस्पॉन्ड्स टू विजिबल रीजन। हालांकि इंप्रेशन तो सबका दिखा मेरे को, अल्ट्रावायलेट वाला भी टकराया तो व्हाइट कलर का इंप्रेशन छोड़ा, विजिबल वाला भी येलो ग्रीन जो भी टकराया वो भी व्हाइट कलर का इंप्रेशन छोड़ा। लेकिन ये जो वेवलेंथ वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थे वो हम लोग एक्चुअली देख सकते थे। इट करस्पॉन्ड्स टू विजिबल रीजन। थर्ड केस, n=3 तक कहीं से भी जंप, लेकिन n=3 तक ये सारे के सारे अगर अलग सीरीज, लाइमैन, बैल्मर, दिस इज कॉल्ड पैशन सीरीज, PASCHEN। N1 कितना होना चाहिए? 3। कहां से? N2 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट टू इंफिनिट। ऑल लाइन्स करस्पॉन्ड्स टू इंफ्रारेड, Lyman, Balmer, Paschen, Fund and Brackett। n=4 तक PFUND, Fund series। ब्रैकेट पहले ब्रैकेट, और लास्ट वाला n=5 फंड सीरीज। तो ध्यान रखना, लाइमन, बैल्मर, पैशन, ब्रैकेट सीरीज में n1=4, n2=5, 6, 7 डॉट डॉट टू इंफिनिट। ये भी होता है इंफ्रारेड, ये भी होता है इंफ्रारेड। द लास्ट वन इज कॉल्ड फंड सीरीज। फंड सीरीज n1 5, n2 6, 7, 8 डॉट डॉट टू इंफिनिट। ये भी होता है इंफ्रारेड। एक और सीरीज आप बोल सकते हो n=6 तक जो भी होगा, दैट इज कॉल्ड हम्फ्रे सीरीज। हम्फ्रे सीरीज खैर इतना दूर तक IIT में आएगा नहीं, आपसे सिर्फ लाइमन, पैशन, लाइमन, बैल्मर, पैशन तक मैक्सिमम। खैर ये बंचेस ऑफ लाइन कैसे बनते हैं ये समझ में आ रहा। तो यहां पर बन जाएगा आपका n1=6 और यहां n2 हो जाएगा 7, 8 डॉट डॉट टू इंफिनिट। फार इंफ्रारेड। तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो सीरीज मिला वो सीरीज का अलग अलग नाम है। ऑल सीरीज करस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर रीजन। समझ में आ रहा? कोई अल्ट्रावायलेट रीजन में है, कोई विजिबल रीजन में है, कोई इंफ्रारेड रीजन में है, और वो क्यों है, किस जंप को करस्पॉन्ड कर रहा है, वो चीज आपको ध्यान में रखना है।
क्लियर? तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेसिकली कैसा स्पेक्ट्रम आया? डिसकॉन्टिन्यूअस। तो बोर मॉडल एक्सप्लेन किया कि भाई क्यों डिसकॉन्टिन्यूअस? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आने के कुछ लिमिटेड तरीके होते हैं, इसलिए हमें कुछ लिमिटेड ही वेवलेंथ मिलेगा, सारे पॉसिबल वेवलेंथ नहीं मिल सकते, इसलिए वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो यार दूसरा कारण ये भी पूछा गया कि कुछ लाइंस बंच में मिले, बैंड टाइप का मिला, उसके पीछे क्या कारण था? तो उसके पीछे ये कारण था कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे आ गए। तो तुम ऐसे मत समझना कि सर अगर एक ही एटम है तो उसमें सारा पॉसिबिलिटी कैसे होगा। तुम ऐसे सोचो कि बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम है, 100, देयर आर 100 हाइड्रोजन एटम्स, ऐसे मान सकते हैं ना, 100 हाइड्रोजन एटम्स एनर्जी प्रोवाइड किए, तो सब में जो इलेक्ट्रॉन गया होगा तो क्या बराबर जगह थोड़ी गया होगा? किसी का इलेक्ट्रॉन 2 पे चला गया, किसी का इलेक्ट्रॉन 10 पे चला गया, किसी का इलेक्ट्रॉन इन्फानाइट पे चला गया, किसी का इलेक्ट्रॉन 6 पे चला गया, है कि नहीं? अब वो वापस आएगा तो हो सकता है कि 10 का इलेक्ट्रॉन सीधे 1 पे आ गया, बाकी 10 एटम का इलेक्ट्रॉन सीधे 2 पे आ गया, बाकी 10 एटम के इलेक्ट्रॉन सीधे 3 पे आ गए। तो समझ में आ रहा है? तो वो सब हम लोग को क्या मिलता है? सीरीज में मिलता है। लाइमन सीरीज, बैल्मर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पॉइंट सीरीज। क्लियर? ये कॉपी कर लिए? मान लो कि एक पर्टिकुलर सीरीज, जैसे मान लें बोले फॉर लाइमन, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेवलेंथ, या विच ट्रांजिशन विल गिव मी द मैक्सिमम वेवलेंथ, which transition will give me the maximum wavelength। तो ये सब के लिए आपको ध्यान में रखना है E=hc/λ। अगर मेरे से कोई बोल रहा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ इनडायरेक्टली मिनिमम एनर्जी, ई तो हमेशा hc/λ होता है। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी। तो लाइमन में मिनिमम एनर्जी कितना मिलेगा हमें? ये भी हमको पता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ता है एनर्जी बढ़ता है। Which jump will give me the minimum energy in the Lyman? Obviously 2 to 1, because 3 to 1 will be a higher difference, 4 to 1 और भी higher difference, infinity to 1 maximum difference, है कि नहीं? अगर कोई बोला maximum wavelength, it implies minimum energy, and minimum energy will be from n=2 to n=, समझ में आ रहा? अगर कोई बोलता है मिनिमम वेवलेंथ कितना रे, तो इसका मतलब हो गया मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी में n2 का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? इन्फिनिटी से जो इलेक्ट्रॉन आया 1 पे, वो मैक्सिमम एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो हर सीरीज का लिमिट होता है, यहां से शुरू होता है, यहां खत्म होता है, फिर बड़ा गैप के बाद फिर शुरू होता है, फिर खत्म होता है, इसी में सब रहेगा एक साथ। पहला लाइन का वेवलेंथ और आखिरी लाइन का वेवलेंथ बताओ। तो ऑब्वियसली पहला लाइन का वेवलेंथ, ये अगर उसको हम मिनिमम माने तो आखिरी वाला मैक्सिमम होगा, पहले वाले को मैक्सिमम माने तो आखिरी वाला मिनिमम होगा। हमें क्या पता यार कि इधर से इधर जाने में डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है? पहला और आखिरी वेवलेंथ मेरे को बताना है, मतलब कि आई हैव टू से व्हाट इज द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ दैट सीरीज एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ दैट सीरीज। यस और नो? यस और नो? लेकिन बाय डिफॉल्ट पहला लाइन को हम लोग बोलते हैं मिनिमम, फर्स्ट लाइन H अल्फा लाइन भी बोला जाता है उसे। First line corresponds to minimum wavelength and the last line corresponds to
अरे उल्टा हो गया। मिनिमम वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट लाइन H alpha line and maximum wavelength corresponds to last line. लाइमैन सीरीज का पहला लाइन का वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? 2 से 1 जंप करा के। समझ में आ रहा है? दूसरे लाइन का वेवलेंथ कितना होगा? 3 से 1 जंप करा के। तीसरे लाइन का वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? 4 से 1 जंप करा के, 5 से 1 जंप करा के, 6 से 1 जंप। आखिरी लाइन का वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? इनफाइनाइट से 1 तक जंप करा के। समझ में आ रहा है? तो हर सीरीज का एक लिमिट होता है। फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन। फर्स्ट लाइन करस्पॉन्ड्स टू मिनिमम वेवलेंथ, लास्ट लाइन करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम वेवलेंथ। पहला लाइन को H अल्फा लाइन, H अल्फा, दूसरे को सेकंड लाइन को हम लोग बोलते हैं H बीटा, तीसरे को बोलते हैं H गामा एंड सो ऑन। सवाल पूछेगा, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ द लाइमैन? व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमैन? विच वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम एनर्जी इन द लाइमैन? सबका मीनिंग यहीं पर है। समझ में आ रहा है? जैसे हम लाइमैन के लिए कर दिए, वैसी बैलमर में भी सीरीज लिमिट होगा। बैलमर का पहला लाइन कौन सा ट्रांजिशन पहला लाइन देगा बैलमर में? 3 से 2। समझ में आ रहा है? बैलमर का आखिरी लाइन कौन सा ट्रांजिशन देगा? इनफाइनाइट से 2। थर्ड लाइन इन द बैलमर, थर्ड लाइन इन द बैलमर 5 से 2। अरे समझ में आ रहा है? फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, सीरीज लिमिट। व्हाट इज द सीरीज लिमिट ऑफ लाइमैन? आपका काम है मिनिमम वेवलेंथ निकालना, मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना। ये मिनिमम से मैक्सिमम इज द सीरीज लिमिट। जब आप बैलमर का सीरीज लिमिट निकालोगे, फॉर्मूला तो है ही आपके पास, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। N1 बिठाएंगे, N2 बिठाएंगे, Z बिठाएंगे, 1 हाइड्रोजन है तो हीलियम प्लस होगा तो 2 बिठा देंगे Z। अगर हाइड्रोजन है तो Z1 हो गया। रीडबर्ग कांस्टेंट बिठाओ, लैम्डा निकालो। बैलमर में जब पहला लाइन का वेवलेंथ निकालोगे और आखिरी लाइन का वेवलेंथ निकालोगे तो बिल्कुल 3800 से 7600 के बीच में आएगा। It proves that it is a visible region. समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? कॉपी करो ये कि in general let this lower orbit is n is equal to n1 and this is n is equal to n2. Obviously n2 is greater than n1. Then the number of possible transition from n2 to n1 will be equal to n2 minus of n1, n2 minus of n1 plus 1 divided by 2. इससे पहले जो फॉर्मूला दिए थे n is n into n minus 1 by 2, वो था n is equal to 1 के लिए। तुम इसी में n1 को 1 बिठा दो तो वही पुराना फॉर्मूला आ जाएगा। अगर n1 को 1 बिठा दोगे तो ये n minus 1 हो जाएगा और यहां 1 बिठाओगे तो ये 1 1 कट जाएगा तो n into n minus 1 by 2 बच जाएगा। जैसे कि 3 से 1 तक आने के कितने पॉसिबल ट्रांजिशंस थे? 3। 4 से 1 तक आने के कितने पॉसिबल ट्रांजिशंस? 6। लेकिन हम तुमसे बोले हुए 7 से 3 तक आने का कितना पॉसिबल ट्रांजिशन है? समझ में आ रहा है? 7 से 3 तक आने के कितने पॉसिबल ट्रांजिशन है? 7 minus 3, 7 minus 3 plus 1 divided by 2। समझ में आया बात? चलो, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।